नमस्कार दोस्तों, पीएन द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी कहानियों में जो हमारा कहानी संग्रह चल रहा है उसमें डिप्टी कलेक्टरी को लेकर के आया हूँ। डिप्टी कलेक्टरी के लेखक अमरकांत जी हैं। अमरकांत की संपूर्ण कहानियाँ भाग 1 में संकलित है, जिसके संपादक एवं संकलनकर्ता रविंद्र कालिया जी हैं। ये मध्यवर्गीय जीवन से संबंधित कहानी है। इसमें एक प्रतियोगी छात्र का संघर्ष और उसके साथ साथ परिवार के संघर्ष को दर्शाया गया है। आगे हम देखते हैं इस कहानी को। शकलदीप बाबू कहीं 1 घंटे बाद वापस लौटे। घर में प्रवेश करने के पूर्व उन्होंने ओसारे के कमरे में झांका। कोई भी मुवक्किल नहीं था और मुहर्रिर साहब भी गायब थे। वह भीतर चले गए और अपने कमरे के सामने ओसारे में खड़े होकर बंदर की भांति आंखें मलका मलका कर उन्होंने रसोई घर की ओर देखा। उनकी पत्नी जमुना चौके के पास पीढ़े पर बैठी होंठ पर होंठ दबाकर मुंह फुलाए तरकारी काट रही थी। वह मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के पास चले गए। उनके मुख पर असाधारण संतोष, विश्वास एवं उत्साह का भाव अंकित था। 1 घंटे पूर्व ऐसी बात नहीं थी। बात इस प्रकार आरंभ हुई। शकलदीप बाबू सवेरे दांतन कुल्ला करने के बाद अपने कमरे में बैठे ही थे कि जमुना ने एक तस्तरी में 2 जलेबियां नाश्ते के लिए सामने रख दी। वह बिना कुछ बोले जलपान करने लगे। जमुना पहले तो 1 आध मिनट चुप रही, फिर पति के मुख की ओर उड़ती नज़र से देखने के बाद उसने बात छेड़ी। 2-3 दिन में बबुआ बहुत उदास रहते हैं। 2-3 दिन से बबुआ बहुत उदास रहते हैं। क्या? सिर उठाकर शकलदीप बाबू ने पूछा और उनकी भौहें तन गई। जमुना ने व्यर्थ में मुस्कुराते हुए कहा, कल बोले इस साल डिप्टी कलेक्टरी की बहुत सी जगहें हैं, पर बाबूजी से कहते डर लगता है। कह रहे थे 2-4 दिन में फीस भेजने की तारीख बीत जाएगी। शकलदीप बाबू का बड़ा लड़का नारायण घर में बबुआ के नाम से ही पुकारा जाता था। उम्र उसकी लगभग 24 वर्ष की थी। पिछले 3-4 साल से बहुत सी परीक्षाओं में बैठने, एमएलए लोगों के दरवाज़ों के चक्कर लगाने तथा और भी उल्टे सीधे फन इस्तेमाल करने के बावजूद उसको अब तक कोई नौकरी नहीं मिल सकी थी। 2 बार डिप्टी कलेक्टर के इम्तिहान में भी वह बैठ चुका था, पर दुर्भाग्य अब एक अवसर उसे और मिलना था, जिसको वह छोड़ना न चाहता था। और उसे विश्वास था कि चूँकि जगहें काफ़ी हैं और वह अब की जी जान से परिश्रम करेगा, संभव है कि इसका चयन हो जाए। शकलदीप बाबू मुख्तार थे, लेकिन इधर 1.5 साल से मुख्तार का गाड़ी उनके चलाने न चलती थी। बुढ़ौती के कारण अब उनकी आवाज़ में न वह तड़प रह गई थी और न शरीर में वह ताकत और न चाल में वह अकड़, इसलिए मुवक्किल उनके यहाँ कम ही पहुँचते। कुछ तो आकर भी भड़क जाते। इस हालत में वह राम का नाम लेकर कचहरी जाते। अक्सर कुछ पा जाते जिससे दोनों जून चौका चूल्हा चल जाता। जमुना की बात सुनकर वह एकदम बिगड़ गए। क्रोध से उनका मुंह विकृत हो गया और वह सिर को झटकते हुए कटहा कुकुर की तरह बोले, तो मैं क्या करूं? मैं तो हैरान परेशान हो गया हूं। तुम लोग मेरी जान लेने पर तुले हुए हो। साफ साफ सुन लो, मैं 3 बार कहता हूं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा।
जमुना कुछ न बोली, क्योंकि वह जानती थी कि पति का क्रोध करना स्वाभाविक है। सकलदीप बाबू एक दो क्षण चुप रहे, फिर दाएं हाथ को ऊपर नीचे नचाते बोले, फिर इसकी गारंटी ही क्या है कि इस दफ़े बाबू साहब ही लिए जाएंगे? मामूली एजी ऑफिस की क्लर्की में तो पूछे नहीं गए, डिप्टी कलेक्टरी में कौन पूछेगा? 3rd क्लास BA आप हैं, 24 घंटे गटर मस्ती आप करते हैं, दिन रात सिगरेट आप फूकते हैं। आप में कौन से सुरखाव के पर लगे हैं जनाब? बड़े बड़े बह गए, गधा पूछे कितना पानी। फिर कर्म की बात होती है भाई, समझ लो तुम्हारे कर्म में नौकरी लिखी ही नहीं। अरे हाँ, अगर सभी कुकुर काशी ही सेवेंगे तो हांडिया कौन चाटेगा? डिप्टी कलेक्टरी, सच पूछो तो डिप्टी कलेक्टरी नाम से मुझे घृणा हो गई है। और उनके होंठ बिचक गए। जमुना ने अब मृदु स्वर में उनके कथन का प्रतिवाद किया, ऐसी कुभाषा मुँह से नहीं निकलनी चाहिए। हमारे लड़के में दोष ही कौन सा है? लाखों में एक है। सब्र की सौधार मेरा तो दिल कहता है इस बार बबुआ जरूर ले लिए जाएंगे। फिर पहली भूख प्यास का लड़का है, माँ बाप का सुख तो उसने जाना नहीं, इतना भी नहीं होगा तो उसका दिल टूट जाएगा। यूँ ही न मालूम क्यों हमेशा उदास रहता है, ठीक से खाता पीता नहीं, ठीक से बोलता नहीं, पहले की तरह गाता गुनगुनाता नहीं, न मालूम मेरे लाडले को क्या हो गया है। अंत में उसका गला भर आया और वह दूसरी ओर मुँह करके आंखों में आए आंसुओं को रोकने का प्रयास करने लगी। जमुना को रोते हुए देखकर सकलदीप बाबू आपे से बाहर हो गए। क्रोध था, व्यंग से मुंह चिढ़ाते हुए बोले, लड़का है तो लेकर चाटो, सारी खुरापात की जड़ तुम ही हो और कोई नहीं। तुम मुझे जिंदा रहने देना नहीं चाहती। जिस दिन मेरी जान निकलेगी तुम्हारी छाती ठंडी होगी। वह हाँफने लगे। उन्होंने जमुना पर निर्दयतापूर्वक ऐसा जबरदस्त आरोप किया था जिसे वह न सह न सकी। रोती हुई बोली, अच्छी बात है, अगर मैं सारी खुरापात की जड़ हूँ तो मैं कमीनी की बच्ची जो आज से कोई बात रुलाई के मारे वह आगे न बोल सकी और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। सकलदीप बाबू कुछ नहीं बोले, बल्कि वहीं बैठे रहे। मुंह उनका तना हुआ था और गर्दन टेढ़ी हो गई थी। 1 आध मिनट तक उसी तरह बैठे रहने के पश्चात वह जमीन पर पड़े अखबार के एक फटे पुराने टुकड़े को उठाकर इस तल्लीनता से पढ़ने लगे जैसे कुछ भी न हुआ हो। लगभग 15-20 मिनट तक वह उसी तरह पढ़ते रहे। फिर अचानक उठ खड़े हो गए। उन्होंने लुंगी की तरह लिपटी धोती को खोलकर ठीक से पहन लिया और ऊपर से अपना पारसी कोट डाल लिया जो कुछ मैला हो गया था और जिसमें 2 चिप्पियाँ लगी थी, और पुराना पंप शू पहन हाथ में छड़ी ले 1-2 बार खांस कर बाहर निकल गए। पति की बात से जमुना के हृदय को गहरा आघात पहुंचाता है। सकलदीप बाबू को बाहर जाते हुए उसने देखा, पर वह कुछ नहीं बोली। वह मुंह फुलाए चुपचाप घर के अटरम सटरम काम करती रही। और 1 घंटे बाद भी जब सकलदीप बाबू बाहर से लौट उसके पास आकर खड़े हुए, तब भी वह कुछ न बोली, चुपचाप तरकारी काटती रही। सकलदीप बाबू ने खांस कर कहा, सुनती हो,
या 150 रुपये ले रख लो। करीब 100 रुपये बबुआ की फीस में लगेंगे और 50 रुपये अलग रख देना, कोई और काम आ पड़े। जमुना ने हाथ बढ़ाकर रुपए तो अवश्य ले लिए, पर अब भी कुछ नहीं बोली। लेकिन सकलदीप बाबू अत्यधिक प्रसन्न थे और उन्होंने उत्साहपूर्वक पूर्ण आवाज़ में कहा, 100 रुपये बबुआ को देना, आज ही फीस भेज दे। होंगे, जरूर होंगे, बबुआ डिप्टी कलेक्टर अवश्य होंगे। कोई कारण ही नहीं कि वह न लिए जाएं। लड़के के जेहन में कोई खराबी थोड़े है। राम राम। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं नारायण जी, इस बार भगवान की कृपा से डिप्टी कलेक्टर अवश्य होंगे। जमुना अब भी चुप रही और रुपए को ट्रंक में रखने के लिए उठकर कमरे में चली गई। सकलदीप बाबू अपने कमरे की ओर लौट पड़े, पर कुछ दूर जाकर फिर घूम पड़े और जिस कमरे में जमुना गई थी उसके दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए और जमुना को ट्रंक में रुपए बंद करते हुए देखते रहे। फिर बोले, गलती किसी की नहीं, सारा दोष तो मेरा है। देखो ना, मैं बाप होकर कहता हूँ कि लड़का नाकाबिल है। नहीं नहीं, सारी खुराफात की जड़ मैं ही हूँ और कोई नहीं। एक दो क्षण वह खड़े रहे, लेकिन तब भी जमुना ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो कमरे में जाकर वह अपने कपड़े उतारने लगे। नारायण ने उसी दिन डिप्टी कलेक्टरी के फीस तथा फार्म भेज दिए। दूसरे दिन आदत के खिलाफ प्रातःकाल की ही सकलदीप बाबू की नींद उचट गई। वह हड़बड़ाकर आंखें मलते हुए उठ खड़े हुए और बाहर ओसारे में जाकर चारों ओर देखने लगे। घर के सभी लोग निद्रा में निमग्न थे। सोए हुए लोगों की सांसों की आवाज़ और मच्छरों की भन-भन सुनाई दे रही थी। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन बाहर के कमरे में से धीमी रोशनी आ रही थी। सकलदीप बाबू चौंक पड़े और पैरों को दबाए कमरे की ओर बढ़े। उनकी उम्र 50 के ऊपर होगी। वह गोरे, नाटे और दुबले पतले थे। उनके मुख पर अनगिनत रेखाओं का जाल बुना था और उनकी बाहों तथा गर्दन पर चमड़े झूल रहे थे। दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने पंजे के बल खड़े हो होठ दबाकर कमरे के अंदर झांका। उनका लड़का नारायण मेज पर रखी लालटेन के सामने सिर झुकाए ध्यानपूर्वक कुछ पढ़ रहा था। सकलदीप बाबू कुछ देर तक आंखों को साश्चर्य फैलाकर अपने लड़के को देखते रहे, जैसे किसी आनंददायी रहस्य का उन्होंने अचानक पता लगा लिया हो। फिर वह चुपचाप धीरे से पीछे हट गए और वहीं खड़े होकर जरा मुस्कुराए और फिर दबे पांव धीरे धीरे वापस लौटे और अपने कमरे के सामने ओसारे के किनारे खड़े होकर आसमान को उत्सुकतापूर्वक निहारने लगे। उनकी आदत 6 साढ़े 6 बजे से पहले उठने की नहीं थी, लेकिन आज उठ गए थे तो मन अप्रसन्न नहीं हुआ। आसमान में तारे अब भी चटक दिखाई दे रहे थे और बाहर के पेड़ों को हिलाती हुई और खपड़े को स्पर्श करके आंगन में न मालूम किस दिशा से आधी ताज़ी हवा उनको आनंदित एवं उत्साहित कर रही थी। वह पुनः मुस्कुरा पड़े और उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, चलो अच्छा ही है। और अचानक उनमें न मालूम कहाँ का उत्साह आ गया। उन्होंने उसी समय ही दातून करना शुरू कर दिया। इन कार्यों से निपटने के बाद भी अंधेरा ही रहा तो बाल्टी में पानी भरा और उसे गुसल खाने में ले जाकर स्नान करने लगे।
स्नान से निवृत्त हो कर जब वह बाहर निकले तो उनके शरीर में एक अपूर्व ताजगी तथा मन में एक अवर्णनीय उत्साह था। यद्यपि उन्होंने अपने सभी कार्य चुपचाप करने की कोशिश की थी, तो भी देह दुर्बल होने के कारण कुछ खटपट हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पत्नी की नींद खुल गई। जमुना को तो पहले चोर वोर का संदेह हुआ, लेकिन उसने झटपट आकर जब देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। सकलदीप बाबू आंगन में खड़े खड़े आकाश को निहार रहे थे। जमुना ने चित्तातुर स्वर में कहा, इतनी जल्दी स्नान की जरूरत क्या थी? इतना सवेरे तो कभी भी नहीं उठा जाता था। कुछ हो हवा गया तो। सकलदीप बाबू झेंप गए। झूठी हंसी हंसते हुए बोले, धीरे धीरे बोलो भाई, बबुआ पढ़ रहे हैं। जमुना बिगड़ गई। धीरे धीरे बोलो? क्यों बोलूं? इसी लक्षण से परसाल बीमार पड़ जाया गया। सकलदीप बाबू को आशंका हुई कि इस तरह बातचीत करने से तकरार बढ़ जाएगी, शोर शराबा होगा, इसलिए उन्होंने पत्नी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वह पीछे घूम पड़े और अपने कमरे में आकर लालटेन पर कर चुपचाप रामायण का पाठ करने लगे। पूजा समाप्त करके जब वह उठे तो उजाला हो गया था। वह कमरे से बाहर निकल आए। घर के बड़े लोग तो जाग गए थे, पर बच्चे अभी तक सोए थे। जमुना भंडार घर में कुछ खटर पटर कर रही थी। सकलदीप बाबू ताड़ गए और वह भंडार घर के दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो गए और कमर पर दोनों हाथ रखकर कुतूहल के साथ अपनी पत्नी को कुंड में से चावल निकालते हुए देखते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने प्रश्न किया, नारायण की अम्मा, आजकल तुम्हारा पूजा पाठ नहीं होता क्या? और झेप कर वह मुस्कुराए। सकलदीप बाबू प्रयागराज में निवास करने वाले एक साधु बाबा से जो एक बार पर्यटन करते हुए यहाँ आ पहुँचे थे, गुरुमुख हो गए थे। आशा उनको यह थी कि घर की औरतें भी उन्हीं बाबा से गुरुमुख हो जाएंगी, परंतु जैसा कहा जाता है, औरतों की जात का कोई ठिकाना नहीं। उन्होंने दूर के रिश्ते की एक बुढ़िया चाची के प्रवचन से प्रभावित होकर चुपके से राधा स्वामी धर्म की दीक्षा ले ली। सकलदीप बाबू इसके पूर्व सदा राधा स्वामी वादियों पर बिगड़ते थे और मौका बेमौका उनकी कड़ी आलोचना भी करते थे। इसको लेकर औरतों में कभी कभी रोना पीटना तक भी हो जाता था। इसलिए आज भी जब सकलदीप बाबू ने पूजा पाठ की बात की तो जमुना ने समझा कि वह व्यंग कर रहे हैं। उसने भी प्रत्युत्तर दिया, हम लोगों को पूजा पाठ से क्या मतलब? हमको तो नरक में ही जाना है। जिनको स्वर्ग में जाना हो वह करें। लो बिगड़ गई। सकलदीप बाबू मंद मंद मुस्कुराते हुए झट से बोले, अरे मैं मजाक थोड़े कर रहा था, मैं बड़ी गलती पर था। राधा स्वामी तो बड़े प्रभावशाली देवता हैं। जमुना को राधा स्वामी को देवता कहना बस बुरा लगा और वह तिनक कर बोली, राधा स्वामी को देवता कहते हैं? वह तो परम पिता परमेश्वर हैं। उनका लोक सबसे ऊपर है। उनके नीचे ही ब्रह्मा विष्णु और महेश के लोग आते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ पूजा पाठ भी करोगी? सुनते हैं सच्चे मन से राधा स्वामी की पूजा करने से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। सकलदीप बाबू उत्तर देकर कांपते होंठों से मुस्कुराने लगे। जमुना ने पुनः भूल सुधार किया, इसमें दिखाना थोड़े होता
है, मन में नाम ले लिया जाता है, सभी मनोरथ बन जाते हैं और मरने के बाद आत्मा परमपिता से मिल जाती है, फिर चौरासी नहीं भुगतान पड़ता। सकलदेव बाबू ने सोत्साह कहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जरा और सवेरे उठकर नाम ले लिया करो। सुबह नहाने से तबीयत दिन भर साफ रहती है। कल से तुम भी शुरू कर दो। मैं तो अभागा था कि मेरी आंखें आज तक बंद रही। खैर कोई बात नहीं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कल से तुम भी सवेरे 4 बजे उठ जाना। उनको भय हुआ कि जमुना कहीं उनके प्रस्ताव का विरोध न करे, इसलिए इतना कहने के बाद वह पीछे घूमकर खिसक गए। लेकिन अचानक कुछ याद करके वह लौट पड़े। पास आकर उन्होंने पत्नी से मुस्कुराते हुए पूछा, बबुआ के लिए नाश्ते का इंतजाम क्या करोगे? जो रोज होता है वही होगा, और क्या होगा? उदासीन पूर्वक जमुना ने उत्तर दिया। ठीक है, लेकिन आज हलवा क्यों नहीं बना लेती? घर का बना सामान अच्छा होता है, और कुछ मेवे मंगा लो। हलवे के लिए घी नहीं है, फिर इतने पैसे कहाँ हैं? जमुना ने मजबूरी जाहिर की। 50 रुपये तो बचे हैं ना, उसमें से खर्च करो। अन्न जल का शरीर लड़के को ठीक से खाने पीने को न मिलेगा तो वह इम्तिहान क्या देगा? रुपए की चिंता मत करो, मैं अभी जिंदा हूँ। इतना कहकर सकलदेव बाबू ठहाका लगाकर हंस पड़े। वहाँ से हटने के पूर्व वह पत्नी को यह भी हिदायत देते गए, ये एक बात और करो, तुम लड़के लोगों से डांट कर यह कह देना कि वे बाहर के कमरे में जाकर बाजार न लगाएंगे, नहीं तो मार पड़ेगी। हाँ, पढ़ने में बाधा पहुँचेगी। दूसरी बात यह कि बबुआ से कह देना वह बाहर के कमरे में बैठकर इत्मीनान से पढ़े और मैं बाहर सहन में बैठ लूँगा। सकलदेव बाबू सवेरे 1-1.5 घंटे बाहर के कमरे में बैठते थे। वहाँ वह मुवक्किलों के आने की प्रतीक्षा करते और उन्हें समझाते बुझाते। और वह उस दिन सचमुच ही मकान के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ पर्याप्त छाया रहती थी, एक मेज और कुर्सियाँ लगाकर बैठ गए। जान पहचान के लोग वहाँ से गुजरे तो उन्हें वहाँ बैठे देखकर आश्चर्य हुआ। जब सड़क से गुजरते हुए बबन लाल पेशावर ने उनसे पूछा कि भाई साहब आज क्या है, तो उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा कि भीतर बड़ी गर्मी है, और उन्होंने जोकर की तरह अपना मुंह बना लिया और अंत में ठहाका मारकर हंस पड़े, जैसे कोई बहुत बड़ा मजाक कर दिया हो। शाम को यहाँ रोज वह पहले ही कचहरी से आ जाते थे। उस दिन देर से लौटे। उन्होंने पत्नी के हाथ में 4 रुपये दिए ही, साथ ही 2 मेवे तथा कैंची सिगरेट के 5 पैकेट भी बढ़ा दिए। सिगरेट क्या होगी? जमुना ने साश्चर्य पूछा। तुम्हारे लिए है, सकलदेव बाबू ने धीरे से कहा और दूसरी ओर देखकर मुस्कुराने लगे, लेकिन उनका चेहरा शर्म से कुछ तमतमा गया। जमुना ने माथे पर की साड़ी को नीचे खींचते हुए कहा, कभी सिगरेट पी भी है कि आज ही पीऊँगी? इस उम्र में मजाक करते लाज नहीं आती? सकलदेव बाबू कुछ बोले नहीं और थोड़ा मुस्कुराकर इधर उधर देखने लगे। फिर गंभीर होकर उन्होंने दूसरी ओर देखते हुए धीरे से कहा, बबुआ को दे देना। और वह तुरंत वहाँ से चलते बने। जमुना भौचक होकर कुछ देर उनको देखती रही,
क्योंकि आज के पूर्व तो वह यही देखती आ रही थी कि नारायण के धूम्रपान के वह सख्त खिलाफ रहे हैं और इसको लेकर कई बार लड़के को डांट डपट चुके हैं। उसकी समझ में कुछ न आया तो वह यह कहकर मुस्कुरा पड़ी कि बुद्धि सठिया गई है। नारायण दिन भर पढ़ने लिखने के बाद टहलने गया हुआ था। सकलदेव बाबू जल्दी से कपड़े बदलकर हाथ में झाड़ू ले बाहर के कमरे में जा पहुँचे। उन्होंने धीरे धीरे कमरे को अच्छी तरह झाड़ा बुहारा। इसके बाद नारायण की मेज को साफ किया तथा मेजपोश को जोर जोर से कई बार झाड़ फटक कर सफाई के साथ उस पर बिछा दिया। अंत में नारायण की चारपाई पर पड़े बिछौने को खोलकर उसमें की एक एक चीज को झाड़ फटकार कर यत्नपूर्वक बिछाने लगे। इतने में जमुना ने आकर देखा तो मृदु स्वर में कहा, कचहरी से आने पर यही काम रह गया है क्या? बिछौना रोज बिछ ही जाता है और कमरे की महरिन सफाई कर ही देती है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी तबीयत से कर रहा हूँ, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। सकलदीप बाबू के मुख पर हल्के चेप का भाव अंकित हो गया था और वह अपनी पत्नी की ओर न देखते हुए ऐसी आवाज़ में बोले जैसे उन्होंने अचानक यह कार्य आरंभ कर दिया था और जब इतना कर ही लिया है तो बीच में छोड़ने से क्या लाभ, पूरा ही कर ले। कचहरी से आने के बाद रोज का उनका नियम यह था कि वह कुछ नाश्ता पानी करके चारपाई पर लेट जाते थे। उनको अक्सर नींद आ जाती थी और वह लगभग 8 बजे तक सोते रहते थे। यदि नींद न भी आती तो भी वह इसी तरह चुपचाप पड़े रहते थे। नाश्ता तैयार है, यह कहकर जमुना वहाँ से चली गई। सकलदीप बाबू कमरे को चमाचम करने, बिछौने लगाने और कुर्सियों को तरतीब से सजाने के पश्चात आंगन में आकर खड़े हो गए और बेमतलब ठनक कर हंसते हुए बोले, अपना काम सदा अपने हाथ से करना चाहिए, नौकरों का क्या ठिकाना। लेकिन उनकी बात पर संभवतः किसी ने ध्यान नहीं दिया और न उसका उत्तर ही। धीरे धीरे दिन बीतते गए और नारायण कठिन परिश्रम करता रहा। कुछ दिनों से सकलदीप बाबू सायंकाल घर से लगभग 1 मील ही दूरी पर स्थित शिव जी के एक मंदिर में भी जाने लगे थे। वह बहुत चलता मंदिर था और उसमें भक्तजनों की बहुत भीड़ होती थी। कचहरी से आने के बाद वह नारायण के कमरे को झाड़ते बुहारते, उसका बिछौना लगाते, मेज कुर्सियाँ सजाते और अंत में नाश्ता करके मंदिर के लिए रवाना हो जाते। मंदिर में 1-1.5 घंटे तक रहते और लगभग 10 बजे घर आते। एक दिन जब वह मंदिर से लौटे तो 10:30 बज गए थे। उन्होंने दबे पाँव ओसारे में पाँव रखा और अपनी आदत के अनुसार कुछ देर बाद तक मुस्कुराते हुए झांक कर कोठरी में नारायण को पढ़ते हुए देखते रहे। फिर भीतर जा अपने कमरे में छड़ी रख कर नल पर हाथ पैर धोकर भोजन के लिए चौके में जाकर बैठ गए। पत्नी ने खाना परोस दिया। सकलदीप बाबू ने मुंह में कौर चुबलाते हुए पूछा, बबुआ को मेवे दे दिए थे? वह आज सायंकाल जब कचहरी से लौटे थे तो मेवे लेते आए थे। उन्होंने मेवे पत्नी के हवाले करते हुए कहा था कि इसे सिर्फ नारायण को ही देना है और किसी को नहीं।
जमुना को झपकी आ रही थी, लेकिन उसने पति की बात सुन ली। चौंक कर बोली, कहाँ? मेवा ट्रंक में रख दिया था। सोचा था बबुआ घूम कर आएंगे तो चुपके से दे दूंगी, पर लड़के तो दानों दूध बने हुए हैं। ओना कोना अंतरा संतरा सभी जगह पहुंच जाते हैं। टुनटुन ने कहीं से देख लिया और उसने सारा का सारा खा डाला। टुनटुन सकलदेव बाबू का सबसे छोटा 12 वर्ष का अत्यंत ही नटखट लड़का था। क्या? सकलदेव बाबू चिल्ला पड़े। उनका मुंह खुल गया था और उनकी जीभ पर रोटी का एक छोटा टुकड़ा दृष्टिगोचर हो रहा था। जमुना कुछ न बोली। अब सकलदेव बाबू ने गुस्से में पत्नी को मुंह चिढ़ाते हुए कहा, खा गया, तुम क्यों न खा गई? तुम लोगों के खाने के लिए ही लाता हूँ ना। खा गया। जमुना भी तिनक उठी। तो क्या हो गया? कभी मेवा मिश्री फल फूल तो उनको मिलता नहीं, बेचारे खुदी चुन्नी जो कुछ मिलता है इसी पर सब्र बांधे रहते हैं। अपने हाथ से खरीद कर कभी कुछ दिया है भी तो नहीं है गया। लड़का ही तो है, मन चल गया खा लिया। फिर मैंने उसे बहुत मारा भी, अब उसकी जान तो नहीं ले लूँगी। अच्छा तो खाओ, तुम और तुम्हारे लड़के खूब मज़े में खाओ। ऐसे खाने पर लानत। वह गुस्से से थर थर काँपते हुए चिल्ला पड़े और फिर चौके से उठकर कमरे में चले गए। जमुना भय, अपमान और गुस्से से रोने लगी। उसने भी भोजन नहीं किया और वहाँ से उठकर चारपाई पर मुंह ढककर पड़ रही। लेकिन दूसरे दिन प्रातः काल भी सकलदीप बाबू का गुस्सा ठंडा न हुआ और उन्होंने नहाने धोने और तथा पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहला काम यह किया कि जब टुनटुन जागा तो उन्होंने उसको अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि उसने मेवा क्यों खाया। जब उसको कोई उत्तर न सूझा और वह भक्कू बनकर अपने पिता की ओर देखने लगा तो सकलदीप बाबू ने उसे कई तमाचे जड़ दिए। डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा इलाहाबाद में होने वाली थी और वहाँ रवाना होने के दिन आ गए थे। इस बीच नारायण ने इतना अधिक परिश्रम किया कि सभी आश्चर्यचकित थे। वह 18-19 घंटे तक पढ़ता, उसकी पढ़ाई में कोई बाधा उपस्थित नहीं होने पाती। बस उसे पढ़ना था। उसका कमरा साफ मिलता, उसकी बिछौना बिछा मिलता और दोनों जून गांव के शुद्ध घी के साथ दाल भात रोटी तरकारी मिलती। शरीर की शक्ति और दिमाग की ताजगी को बनाए रखने के लिए नाश्ते में सवेरे हलवा दूध और तथा शाम को मेवा या फल और तो और लड़के की तबीयत न उचटे इसलिए सिगरेट की भी समुचित व्यवस्था थी। जब सिगरेट के पैकेट खत्म हो जाते तो जमुना उसके पास 4-5 पैकेट और रख आती। जिस दिन नारायण को इलाहाबाद जाना था, सकलदीप बाबू की छुट्टी थी और वह सवेरे ही घूमने निकल गए। वह कुछ देर बाद तक कंपनी गार्डन में घूमते रहे। फिर वहाँ तबीयत न लगी तो नदी के किनारे पहुँच गए। वहाँ भी मन न लगा तो अपने परम मित्र कैलाश बिहारी मुख्तार के यहाँ चले गए। वहाँ बहुत देर तक गप सड़ाका करते रहे और जब गाड़ी का समय निकट आया तो जल्दी जल्दी घर आए। गाड़ी 9 बजे खुलती थी। जमुना तथा नारायण की पत्नी निर्मला ने सवेरे ही उठकर जल्दी जल्दी खाना बना लिया था। नारायण ने खाना खाया और सबको प्रणाम कर स्टेशन को चल पड़ा।
सकलदीप बाबू भी स्टेशन गए। नारायण को विदा करने के लिए उसके 4-5 मित्र भी स्टेशन पर पहुंचे थे। जब तक गाड़ी नहीं आई थी, नारायण प्लेटफार्म पर उन मित्रों में से बातें करता रहा। सकलदीप बाबू अलग खड़े इधर उधर इस तरह देखते रहे जैसे नारायण से उनका कोई परिचय न हो। और जब गाड़ी आई और नारायण अपने पिता तथा मित्रों के सहयोग से गाड़ी में पूरे सामान के साथ चढ़ गया, तो सकलदीप बाबू वहाँ से धीरे से खिसक गए और व्हीलर के बुक स्टॉल पर जा खड़े हुए। बुक स्टॉल का आदमी जान पहचान का था। उसने नमस्कार करके पूछा, कहिए मुख्तार साहब, आज कैसे आना हुआ? सकलदीप बाबू ने संतोषपूर्वक मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लड़का इलाहाबाद जा रहा है, डिप्टी कलेक्टरी का इम्तहान देने। शाम तक पहुंच जाएगा। डेढ़े दर्जे के पास जो डिब्बा है न, उसी में है। नीचे जो 4-5 लड़के खड़े हैं वे उसके मित्र हैं। सोचा भाई, हम लोग बूढ़े ठहरे लड़के इम्तहान बिम्तहान की बात कर रहे होंगे, क्या समझेंगे, इसलिए इधर चला आया। उनकी आंखें हास्य से संकुचित हो गई। वहाँ पर थोड़ी देर तक रहे। इसके बाद जाकर घड़ी में समय देखा। कुछ देर बाद तक तार घर के बाहर तार बाबू को खटर पटर करते हुए निहारा और फिर वहाँ से हट कर रेलगाड़ियों के आने जाने का टाइम टेबल पढ़ने लगे। लेकिन उनका ध्यान संभवतः गाड़ी की ओर ही था, क्योंकि जब ट्रेन खुलने की घंटी बजी तो वहाँ से भागकर नारायण के मित्रों के पीछे आ खड़े हुए। नारायण ने जब उनको देखा तो उसने झटपट नीचे उतरकर पैर छुए। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे, उन्होंने लड़के से बुदबुदा कर कहा और दूसरी ओर देखने लगे। नारायण बैठ गया और अब गाड़ी खुलने ही वाली थी। अचानक सकलदीप बाबू का दाहिना हाथ अपनी कोट की जेब में गया। उन्होंने जेब से कोई चीज़ लगभग बाहर निकाल ली और वह कुछ आगे भी बढ़े, लेकिन फिर न मालूम क्या सोचकर रुक गए। उनका चेहरा कुछ तमतमा सा गया और जल्दीबाजी में वह इधर उधर देखने लगे। गाड़ी सीटी देकर खुल गई और तो सकलदीप बाबू चौंक पड़े। उठे। उन्होंने जेब से वह चीज़ निकालकर मुट्ठी में बांध ली और उसे नारायण को देने के लिए दौड़ पड़े। वह दुर्बल तथा बूढ़े आदमी थे, इसलिए उनसे तेज क्या दौड़ा जाता। वह पैरों में फुर्ती लाने के लिए अपने हाथों को इस तरह भांज रहे थे जैसे कोई रोगी मरियल लड़का अपने साथियों के बीच खेल कूद के दौरान में कोई हल्की फुल्की शरारत करने के बाद तेजी से दौड़ने के लिए गर्दन को झुकाकर हाथों को चक्र की भांति घुमाता है। उनके पैर थप थप की आवाज़ के साथ प्लेटफार्म पर गिर रहे थे और उनकी हरकतों का उनके मुख पर कोई विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। बस यही मालूम होता कि वह कुछ परेशान है। प्लेटफार्म पर एकत्रित लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। कुछ लोगों ने मौज में आकर जोर से ललकारा, कुछ ने किलकारियां मारी और कुछ लोगों ने दौड़ के प्रति उनकी तटस्थ मुद्रा को देख कर बेतहाशा हंसना आरंभ किया। लेकिन यह उनका सौभाग्य ही था कि गाड़ी अभी खुली ही थी और स्पीड में नहीं आई थी। परिणाम स्वरूप उनका हास्यजनक प्रयास सफल हुआ और उन्होंने डिब्बे के सामने पहुंचकर उत्सुक तथा चिंतित मुद्रा में डिब्बे से सिर निकालकर झांकते हुए नारायण के हाथ में एक पुड़िया देते हुए कहा, बेटा, इसे सदा के साथ खा लेना, भगवान शंकर का प्रसाद है। पुड़िया में कुछ बतासे थे जो उन्होंने कल शाम को शिव जी को चढ़ाए थे।
इसी तरह ये पहला भाग यहीं मैं ख़त्म करता हूँ, ये लंबा हो जा रहा है, इसलिए अब दूसरे भाग की तैयारी करता हूँ। दूसरे भाग को आपको जल्द ही भेजूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।